अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ सबाहत कुरैशी। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि अब एक आलमी मसला बन चुका है और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम एक तनख्वाह में गुजारा नहीं कर पाते। महंगाई ऊपर जाई जा रही है और जब तनख्वाह की बात करें तो उसका पता ही नहीं चलता कि पूरा महीना मेहनत करते हैं और एक ही दिन में वो खर्च हो जाती है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुनीर अहमद साहब, जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी जी, आपने बुलाया और इस अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए। बिल्कुल सर, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस सवाल के साथ कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? देखिए, कोविड के बाद आपको दो फिनोमिनास हुए। एक तो ये है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो गई और जो अगर डेवलपमेंट सेक्टर में देखें तो बहुत सारी जो फंडिंग थी वो दूसरी यानी हेल्थ की तरफ कन्वर्ट हो गई। वो इमरजेंसी की तरफ, हेल्थ इमरजेंसी थी तो उस तरफ। एक तो ये वजह हुई कॉर्पोरेट्स का बंद होना, ऑर्गेनाइजेशंस का बंद होना दूसरी वजह हुई। और तीसरी जो सबसे अहम तब्दीली आई कोविड के बाद या कोविड के दौरान, वो ये थी कि लोगों ने छोटी जो टीमें थीं उनके साथ, कम अफराद के साथ काम करना सीख लिया। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्प्रेड हुआ, इंटरनेट का जो स्प्रेड हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। इवन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 12-14 बंदों से 3 बंदों पर आ चुकी है। और पहले भी हम लोग काम करते थे, लेकिन अब मैं खुद कुछ 4-5 बंदों का काम करता हूँ। तो मतलब कि हम एक टीम से वन मैन आर्मी पे आ गए। हाँ, अब उसमें यह है कि जो टीम्स हैं वो श्रिंक हो गई हैं। लोगों ने कम लोगों के साथ काम करना सीख लिया है और टेक्नोलॉजी ने एक ज़ाहिर है कि बहुत एक एफिशिएंसी भी बढ़ा दी है और दूसरी अफरादी कुव्वत जो है उसमें कम इस्तेमाल होती है। तो ये भी एक बेरोज़गारी की वजह है। फिर एक और जो सबसे अहम एक और अहम वजह वो ये है कि अफरात ज़र है। हमारे यहाँ जो हाईएस्ट इन्फ्लेशन है वो भी, और कोविड के बाद से हमने देखा कि अब तो खैर फिर कुछ कम हो गई है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर फंड्स इतने नहीं हैं, रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, तो वहाँ पर अफरात ज़र ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उसकी वजह से लोग अपने अखराजात को कम करने की तरफ माइल हैं। तो ये भी एक वजह है बेरोज़गारी बढ़ने की। सही। अच्छा, अब इस सूरत हाल में ऑब्वियसली हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स नहीं है, तो हम ख़ुद को इंडिपेंडेंट किस तरह से कर सकते हैं? कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो लेके हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं? अच्छा, सब बात ये है कि हम ना बहैसियत कौम नौकर पेशा वो लोग हैं। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम किसी दूसरे के ऊपर बोझ बनकर तो नौकरी वो उसकी करें। हमने कभी इंडिपेंडेंट होने का सोचा नहीं है। हमारे यहाँ हालांकि बहुत सालों से माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलप करने के लिए पैसा है, यूथ इंगेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट का पैसा है कि वो अपने पाँव पे खुद खड़े हों, अपने बिजनेसेस करें। चंद रोज़ पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर खातून अफसर हैं, उनके साथ इसी हवाले से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास से काफ़ी बिलियंस पड़े हुए हैं और हम पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को हम कर्ज़े दें और वो अपने पाँव पर खड़े हों, लेकिन नौजवान हमारे पास किसी फिजिबल प्रपोज़ल के साथ आते ही नहीं हैं। और 5 लाख रुपए तक का कर्ज़ा जो है वो बगैर किसी सूद के है, एक 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स पर है। और फिर जो 50 लाख तक का कर्ज़ा है वो 7% पर है, जबकि अगर कमर्शियल कर्ज़े को अगर हम देखें तो वो 23-24% से लेकर 30-32% के ऊपर आपको मिल रहे हैं जो कमर्शियल लोन्स हैं। अच्छा, ये हम इसमें वो जो बड़े सेठ हैं ना, साहूकार जो बड़े बड़े हैं, उनको हम नहीं कहते क्योंकि वो बेचारे गरीब लोग होते हैं तो हुकूमत उनको मुफ्त में कर्ज़े दे देती है। पिछली दफ़ा भी आपने देखा होगा बहुत सारे बिलियंस जो हैं वो बड़े जो थे उनको दिए गए और बगैर इंटरेस्ट के दिए गए। तो लेकिन ज़ाहिर है
कि जब ऐसी सूरत हाल होगी, बहरहाल ये मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ और आपने इसको सीरियस नहीं लेना, वो बिल्कुल भी गरीब नहीं होते और उनके ऊपर उनको कमर्शियल रेट्स के ऊपर कर्जे दिए जाने चाहिए। नौजवानों को बहरहाल जो सहूलतें, जो फैसिलिटीज़ हुकूमत दे रही होती है ना सबाहत, वो उनको अवेल करना चाहिए। अब अगर 5 लाख 3 साल के लिए मुझे मिल रहा है और मैं 5 लाख में कोई ना कोई तो कारोबार कर सकता हूँ, और इस पे मैंने हुकूमत पाकिस्तान को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कोई गारंटी नहीं देनी है, ये गारंटी नहीं है इसके ऊपर। मैंने अपने स्टाम्प पेपर पर लिख के दे देना है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरी फिजिबिलिटी है और मैं हर महीने इतनी किस्त अदा करूँगा, जो उसकी किस्त है, ठीक है। इसमें तो कोई बुरी बात कोई प्लान नहीं देना, फिजिबिलिटी नहीं। आपने प्लान, अपना बिजनेस प्लान तो आप देंगे ना कि मैं कहाँ पे लगाऊंगा और कितने कमाऊंगा और कैसे मैं किस्त जो है मैं वापस करूंगा, डिवाइड किस तरह से हाँ। लेकिन गारंटी नहीं, अगर मैंने 5 लाख रुपए लेना है ना तो जाहिर है वो तो यूथ ग्रुप है ना, मैं तो अब यूथ ग्रुप से बाहर निकल गया हूँ, तो आप वैसे ले सकती हैं। और लेकिन आपको किसी ज़मानत की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड एनी गारंटर कि भाई नहीं मैं इसकी गारंटी देता हूँ सबाहत आपके 5 लाख रुपए लेके कहीं नहीं भागेगी और अगर ये भाग गई तो इसके 5 लाख मैं दूंगा। ये कतन इस स्टेटमेंट की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से हो जाए, 50 लाख के लिए वो ज़रूरत है। अगर इस तरह से हो जाए कि एक नौजवान जो है वो जो मुकर्ररा वक्त है उसमें वो इंस्टॉलमेंट अदा नहीं कर पाता किसी भी रीज़न की वजह से, तो ज़ाहिर है मुश्किल होएगा ना, तो मतलब फिर वही वाली बात है कि जो हालात हैं उसके मुताबिक लोगों को शायद अपने जोरे बाजू पे ट्रस्ट उस तरह से नहीं रहा या सोसाइटी पे नहीं रहा। नहीं, आपको अपने ऊपर तो एतमाद करना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर एतमाद नहीं कर सकते तो आप किसी के ऊपर कैसे एतमाद कर सकते हैं? अगर आप जॉब मार्केट पे बैठे रहेंगे तो जॉब मार्केट तो श्रिंक हो गई है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी इस वक्त कोई 30% के करीब पहुँची हुई है, ठीक है। अब हर घर के अंदर 4 लोग बेरोज़गार हैं, कोई एक कमा रहा है, और कोई एक कमा रहा है, वो भी वो उसकी सूरत हाल। तो अब देखें, छोटे छोटे कर्जे लेके, फ़र्ज़ करें अगर मैं 5 लाख रुपए का कर्ज़ा लेता हूँ और मैं मार्केट में से जाके सिर्फ खजूरें लेके या ड्राई फ्रूट लेके उसको मैं पैक करके बेचना शुरू कर दूँ, तो ये आपको इस तरह का कोई भी काम कर सकते हैं। एक बात है, अगर और कुछ नहीं कर सकते तो मैं किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाके उसका जो रिजेक्टेड माल है, फ़र्ज़ करें एक्सपोर्ट क्वालिटी तो चला जाता है, उसमें से कोई माइनर फॉल्ट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो मेरे और आप जैसे को पता भी नहीं चलता कि हम ढूंढ होते हैं यार इसमें मसला क्या है। या हमें 4000 की जीन्स जो है वो 800 रुपये में क्यों मिल रही है, 500 की क्यों मिल रही है। या जो टी शर्ट हमें फ़र्ज़ करो किसी बड़े ब्रांड की अगर 5000 की मिलनी है तो वो 200 रुपये में क्यों मिल रही है। तो आप क्या, हम ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं पे जाएं और उनका पूरी लॉट उठा लें और लॉट उठा के उसके ऊपर अपनी लेबलिंग करें और अपने एक ब्रांड बना के उसको बेचना शुरू कर दें। कितनी हमारे पास सस्ते यहाँ पे मार्केट हैं, जुमा बाज़ार भी हैं, इतवार बाज़ार भी हैं। तो इसी तरह तो किसी भी जगह के ऊपर आप खड़े होके आपने एक ठेला सा ही लगाना है ना, तो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। आपको कहीं सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सेल गारंटीड होती है। आप वो आइटम लेते हैं ना कि जो बिक सकता है। फ़र्ज़ करें कि आप जाते हैं सब्ज़ी मंडी और बहुत सारी आप सब्ज़ी मंडी लेके होलसेल में आप सप्लाईज का काम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह तो इतने सारे काम हैं जो आप 5 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं और आप आराम से बैंक को अपना पैसा वापस कर सकते हैं और किसी भी बैंक में से जाके आप ये चीज़ ले। मैं ये एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन 50 लाख इज़ बहुत बड़ी अमाउंट है। 50 लाख से तो आप बहुत बड़ा कारोबार शुरू कर सकते हैं और 50 लाख से आप मुमकिन है कि आप बैंक को दें और आप उससे कोई 1 करोड़ की या 2 करोड़ की कोस्टर वैन उठा लें और उस पर आप बहुत सारे टूरिस्ट लोग हैं किसी ऑफिस के साथ निकलेंगे हम आपके लोगों को, तो कोई भी कदम उठा के आप बहुत सारे पैसे अब कमा सकते हैं। बात यह है कि इनिशिएटिव लेने की है, हिम्मत करनी पड़ेगी, दिल बड़ा करना पड़ेगा, सारा मजबूत करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो बात हो गई ऑफलाइन की। अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़, जो हमें कम वेजेस पे जो ये एशियन बेल्ट है सारा, इसको वो ऑफ़र करते हैं। नाइट की शिफ्ट्स हैं, छोटे छोटे उनके ऑर्ली बेसिस पे। तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमारे बच्चे जाके देखें,
सबसे इंतहाई प्रोफेशनल जो है ना, अगर आप वाकई अपने आप को बड़ा प्रोफेशनल समझते हैं और समझते हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर सकते हैं, तो वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे जाएं, हर रोज़ इतनी उसके ऊपर जॉब्स आई हुई होती हैं। आप यू कैन पिच योर सेल्फ, वहाँ पे अनगिनत हैं एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू पिच योर सेल्फ। आप अगर एक दिन में 10 लोगों को या 15 लोगों को भी आप भेज सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे कहते हैं जॉब हंटिंग पे लगाते हैं। फिर आप फाइवर पे चले जाएं। फाइवर में आप बहुत सारी वहाँ पे हैं, वहाँ पे आप अपने आप को पिच कर सकते हैं, लोग आपसे आके देख सकते हैं। आप अपनी दुकान खोल के वहाँ पे बैठ सकते हैं ऑनलाइन, तो लोग आके पूछेंगे सवाल क्या बेच रही हो, आप कहोगे मैं तो वॉइस ओवर करती हूँ और मैं तो इंटरव्यूज़ भी कर सकती हूँ, मैं अंग्रेज़ी भी बोल लेती हूँ, मैं उर्दू भी कर लेती हूँ, मैं फ़लाँ भी कर लेती हूँ, आप मुझे बताओ क्या करना है, मैं तो लिख भी लेती हूँ। किसी तरह का भी कोई काम फ़र्ज़ करें, वो आपको ये कह सकते हैं कि आप अपने मुल्क से हमें एक्सपोर्ट की सेल लीड निकाल दें, तो आप मुख्तलिफ चैम्बर्स में जाके मुख्तलिफ सेठों से बात करके लीड निकाल के आप उनको बता सकती हैं कि ये फ़लाँ जगह पे आप इनको अगर आप अप्रोच करें तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट इनको बेच लें। तो एक फिर आप दूसरा अपवर्क है। अपवर्क पे आपको काफ़ी सारा ऐसा मिलता है कि आप अपने आप को पिच करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग बिड्स मांग रहे होते हैं कि मुझे कंटेंट राइटिंग चाहिए, मुझे फ़लान चाहिए, मुझे डिज़ाइनिंग चाहिए, मुझे अल्लाह तआला बहुत सारे, मुझे वीडियो क्लिप्स बना दो, मेरे वेबसाइट बना दो। वो तो बोली लगा रहे होते हैं, कोई है जो काम करके मुझे दे दे। तो अब ये अच्छा, जैसे आपने एक वर्ड यूज किया कि खुद को पिच करना स्टैंड आउट करना। हाँ। अब उसकी कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको हर बच्चा या हर कोई भी बंदा यूज करके बेहतर अपने आप को जो है वो प्रेजेंट कर सकता है? अब देखें कि उसमें ना 2-4 चीज़ें हैं। मैं अपने आप को बेहतर जानता हूँ और आप अपने आप को बेहतर जानती हैं। ये अब आपको फ़र्ज़ करो ये कप बेचना है, अब ये कप किसको बेचा जा सकता है, ये तो मुझे सोचना है ना। वो उस बंदे ने तो कहा है कि ये कप बेचना है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि मैंने इस कप को ये कहाँ कहाँ पर बिक सकता है। हमारे यहाँ अभी तक एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस हमारे नौजवानों के अंदर नहीं है। बॉस कह देगा कि यहाँ से तुमने जाना है, मार्केट जाना है, ब्रेड लेकर आनी है। वो पूछेगा सर जी कौन सी वाली ब्रेड लानी है, वो कहेगा यार डॉन ले आओ। वो वापस आएगा सर जी डॉन ब्रेड तो नहीं मिली। वो कहेगा ओहो कम बखत कोई तो ब्रेड ले आओ, ब्रेड लानी है ना, ब्रांड ब्रेड लानी है। अब अगर एक ब्रांड की नहीं है तो दूसरी ब्रांड की ले आओ, दूसरे ब्रांड की नहीं है तो तीसरी की ले आओ। लेकिन आप पहले अपने बॉस से तो इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे ना। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं जो सर्विसेज आपके ले रहे होते हैं, पूरी तफसील के साथ बताया हुआ होता है कि हमें वाइट ब्रेड चाहिए, इतना बड़ा उसका टोस्ट होना चाहिए, इस रंग का होना चाहिए, इतना थिक होना चाहिए, फला होना चाहिए। आप अकॉर्डिंगली जाएं, नेगोशिएट करें, नेगोशिएट करके ब्रेड लाएं और उस क्लाइंट को बेच दें। दैट्स हाउ यू नीड टू लर्न टू पिच योरसेल्फ। नो वन एल्स कैन गाइड यू। वो ये कह सकता है कि हाँ इनोवेटिवली देख लो भाई, एसेस कर लो कि अगर इस तरह की सर्विसेज जो हैं, फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मेरे पास रॉ फुटेज पड़ी है, मुझे 3 मिनट का ये प्रोग्राम बनाना है। फ़र्ज़ करें इसी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फलां हैं, इसके ऊपर बनाना है, तो मुझे बताओ कौन बनाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में पर आवर कितने का चल रहा है, और अगर मैं इसमें मेरे कितने घंटे लग जाएंगे, और अगर मैंने कोई एडिशनल सर्विसेज किसी की लेनी है तो उस पर उसको मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, एक्यूमुलेट करके आप एक उस पर थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे करके आप उनको भेज देते हैं। और फिर आप उनको बताते हैं कि आप ये जो आपने वीडियो क्लिप उसको बना के देना है, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे करके उसको बनाएंगे, और व्हाट विल बी द नीश इन इट। आप डिफरेंट कैसे होंगे। अगर सबने एक ही तरह की जीन्स पहननी है फिर तो आप डिफरेंट नहीं होंगे ना। अगर सबने जीन्स, आपको पता है कि मार्केट में हर बंदा ही जीन्स पहन के फिर रहा है और एक ख़ास तरह की जीन्स पहन के फिर रहा है, तो आप कहेंगे भाई मैं तो आपको कॉटराई की पैंट बेचूंगा, या मैं आपको कोई दूसरे कॉटन की पैंट लेके आऊँगा, या मैं कोई ड्रेस पैंट लेके आऊँगा, मैं फलां का।
तो कोई तो चीज़ आप उसको स्पेक्स बताएंगे ना अपनी प्रोडक्ट की। मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा कट डाउन करें इस सारे डिस्कशन को, कुछ पॉइंट्स में हम अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, आपका पोटेंशियल क्या है, कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं, और आपने अपनी वीकनेसेस को हाइड करके स्ट्रेंथ्स पे प्ले करना है। दैट इज़ द थिंग। सेकेंड चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि व्हाट आई कैन प्रोड्यूस, या मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जिस मार्केट में जा रहे हैं, जिन लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपने उस मार्केट को समझना है कि उसकी नीड क्या है, उसकी नीड क्या है, आप किन लोगों वहाँ पे के लिए कैसे काम लोग कर रहे मौजूद हैं, कैसे लोग मौजूद हैं। अगर आप जो है वो फॉर एग्जांपल आप अफ्रीका में चले जाएं और आप वहाँ पे उनसे ये कहें कि भाई ये मैं आपको कॉफ़ी बेच रहा हूँ, तो वो कॉफ़ी नहीं लेंगे, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ जाएंगे। वो रंग गोरा करने वाली क्रीम भी नहीं लेंगे। उनको पता है हमारा रंग गोरा नहीं हो सकता। मेरे माइंड में बिल्कुल यही एग्जांपल आई है, बट मैंने उसे रोक इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो रंग गोरा करने वाला एक बड़ा रिवाज है। ये फोबिया हमारे मुल्क में हमारे पास बहुत ज्यादा है, खासतौर पर पाकिस्तान में। इवन इंडिया में भी ये फोबिया नहीं है रंग गोरा करने का। पाकिस्तान में पता नहीं क्यों रंग गोरा करना चाहते हैं। वो ये फोबिया वैसे आपस की बात है कि क्रिएट ही इंडिया से हुआ, क्योंकि फेयर लवली के जो एडवर्टीजमेंट उन्होंने चलाई वो अब तक चल रही है। तो वो ना आप फेयर हुए लेकिन, और ना आपने फेयर लवली इस्तेमाल करना छोड़ी। तो इसके अलावा जो हमारे पास चीज़ें आ जाती है, बहुत सारे बच्चे हमें ये एक मतलब फीडबैक आ रहा होता है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं कि हमारे पास कोई बैकग्राउंड के एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब कोई काम नहीं है। आप कहीं भी जाते हैं, ऑनलाइन जाएं या आप जो है ऑफिस में जाएं, तो वो कहते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब जो बच्चा डिग्री करके आ रहा है उसके पास ऑब्वियसली कोई प्रैक्टिकल, कोई हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करे कि वो उसको रखने पे मजबूर। देखिए, धक्के खाने पड़ेंगे। कोई आपको प्लेट में रख के एक्सपीरियंस नहीं देगा। आप दुनिया जहान में लोग मिन्नतें कर रहे होते हैं, मैं मुफ्त काम करने के लिए तैयार हूँ, खुदा के लिए मुझे रख लो, मैं तुम्हारे जूते भी पॉलिश करूँगा। हमारे यहाँ कहते हैं ओए मैं डिग्री करके आया हूँ, मैंने जो नौकरी दो, नहीं है फटे मुँह तोड़ा। दिस इज़ आवर एटीट्यूड बेसिकली। और फिर हम कहेंगे नहीं देखो मैं गया था, मैंने इतने पैसे लगाए, मैंने ये किया। भाई आपने एहसान नहीं किया। एक बात, आपने डिग्री की है ना, आपके अब्बा ने पैसे ऐसा लगाया है, लेकिन आपने डिग्री करके किसी पे एहसान नहीं किया है। अब आपको एक एक्सपीरियंस लेके मार्केट में जाना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं धक्के खाएंगे, कोई चीज़ करेंगे, मिन्नतें करेंगे, तरले करेंगे, कहीं जाके कहेंगे मैं मुफ्त में काम करूँगा। हमारे यहाँ पेड इंटर्नशिप्स इतनी नहीं है, और हर बच्ची जो है जब वो ग्रेजुएशन करके निकलती है, BS करके निकले या MS करके निकले, वो कहती है कि मुझे पेड इंटर्नशिप नहीं मिलेगी तो मैं ये काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, मर जाऊँगी, नहीं करूँगी। अच्छा, वो कहते हैं अच्छा नहीं करना तो ना करो भाई। लेकिन सर अनपेड इंटर्नशिप्स भी नहीं है, मतलब अभी नहीं, तो इस तरह से सिचुएशन हो गई है। मैंने आपको बताया ना कि पिछले 4-5 सालों के अंदर ना 2020 में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था, सब कुछ ही खत्म हो चुका था। मार्केट बहुत सैचुरेट हो गई और श्रिंक हो गई है। फिर दूसरा ये है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चे हैं। हमें इतना, हम अपना GDP के ऊपर तवज्जो नहीं देते, अपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं उसकी आउटपुट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर तवज्जो नहीं देते, जितना बच्चे पैदा करने के ऊपर तवज्जो दी हुई है हमने। अब ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं हम, 26 करोड़ हो चुके हैं, और जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा 5-7 करोड़ के लिए पैदा, यानी इसके टोटल रिसोर्सेज अगर मिलाएं तो ये 5-7 करोड़ से ऊपर का नहीं है, 26 करोड़ हो गए। मुझे बताइए किसको मिलेगा। अब ये भी हमें अपनी पॉपुलेशन डायनामिक्स, जो डेमोग्राफिक डायनामिक्स हैं, उसको भी देखना पड़ेगा, उसको ट्रेंड्स को भी देखना पड़ेगा। फिर अब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, अगर फ़र्ज़ करो मैं एक इंटर्नशिप अनाउंस करता हूँ तो 20 लोग लाइन में लगे हुए होते हैं, और वो कहते हैं सर 8 बजे, मैं सर सुबह 7 बजे आऊँगा। अब जो नखरा करेगा उसको तो 7 बजे नहीं आएगा। और अगर वो कहता है कि सर जी मेरे, जी, अगर अनाउंस नहीं भी होती विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तो तब भी हम देखते हैं कि हमारे पास तकरीबन 100-200 बंदा खड़ा होता है। नहीं, अब उसमें बात नहीं, अब आप नहीं रेफरेंस बेस, अब लोग इसी के ऊपर चले गए हैं, रेफरेंस बेस पे। अगर फ़र्ज़ करो मुझे कोई प्रोग्राम होस्ट करना होगा तो मैं जिन एंकर्स को जानता हूँ, मैं उनमें से देखूंगा कि यार मैं ये फ़लाँ वाला मेरा प्रोग्राम जो है ये कौन होस्ट कर सकता है या कर सकती है। एक बात, अगर मैं कोई इवेंट मार्केट कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा यार हु इज़ इन द मार्केट,
कौन सी बंदी इज़ वेल कनेक्टेड मार्केट के अंदर, या कौन सा बंदा वेल कनेक्टेड है वो, फिर मैं कहूँगा अच्छा ये आजकल हेड हंटिंग चल रही है, इवन डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर भी वो देखते हैं, अच्छा ये नज़र आ रहा है, ओह अच्छा इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसको कहते हैं एक्सक्यूज़ मी आप फारिग हो यार, ये काम कर सकते हो। अब ये है हमारे नौजवान अपने आप को विजिबल तो करते नहीं है, काम करेंगे तो विजिबल होगा। देखें बंदर नाचेगा तो लोग तमाशा देखेंगे ना, अगर उनको तमाशा पसंद आएगा तो फिर कहेंगे भाईजान हमारे बच्चों को भी आके तमाशा दिखा दो। हम ये फ़लसफ़ा आज तक समझ नहीं पाए हैं, और हम अपने रोज़ सीवीज़ भेज रहे होते हैं और कुड़ रहे होते हैं और सिफारिशें ढूंढ रहे होते हैं। सिफारिश करने वाला भी ये कह रहा होता है कि यार मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी सिफारिश किस बुनियाद पे ऊपर करूं। अगर तो वो ताल्लुकदार है तो कहेगा अच्छा अच्छा मैं करता हूं, अच्छा मैं ढूंढता हूं, वो कुछ नहीं ढूंढेगा आपके लिए। फिर भी उसका वही वाली बात है कि उसकी टोन नहीं बनती या उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको आगे लेके जाए। आप कहीं से आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर मैं अपने करियर को देखूं तो उस वक्त हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इतने सारे बंदे भी नहीं होते थे। अगर इतनी सी अपॉर्चुनिटीज़ होती तो बंदे भी इतने से होते थे, उन्हीं में आपस में कंपटीशन होता था। और हम लोग अपना रास्ता खुद बनाते बनाते एक वक्त में यहाँ तक पहुँचे, लोगों ने कहा ओए ओ बासू की कर रहे हैं तुम, चल इधर आ, ये काम करो आके। एंड स्टिल इट इज़ वेरी मच रेलेवेंट। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आपके अगर हम दौर की बात करें तो तब लोग ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड थे, मतलब कि किसान ज़्यादा था, लोग अपने आपस में ही अपने फैमिली बिजनेसेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे एज़ कम्पेयर टू जॉब्स। लेकिन अब ये है कि हमने वो अपना सारा सेटअप वाइंड अप कर दिया है और हम सिर्फ सिटीज़ में आते, मतलब विलेज वाला सेटअप तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ना होने के बराबर है। बिल्कुल सही है। और लेकिन अब अभी हम भी सिर्फ जॉब्स पे 70% डिपेंडेंट है। सबाहत हमारा 70-75% रिसोर्स अभी भी रूरल एरिया के अंदर है। बिल्कुल ऐसा ही। हमारी पॉपुलेशन भी 70-80% वहीं पर है, अर्बन में तो बहुत कम है। लेकिन रूरल इकॉनमी दुनिया की, चाइना के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर रूरल इकॉनमी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। पाकिस्तान में नहीं करती, क्यों? यहाँ पे कुछ सारे बंदे फौत हो गए हैं। बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के छोटी छोटी चीज़ें। पहले यहाँ भी होता था इस तरह से, जैसे आपने देखा होगा इंटीरियर सिंध में, पंजाब में, वहाँ पे लोग ये कढ़ाई वगैरह डिफरेंट तरह की कढ़ाइयों के काम लोग पसंद करते थे, लेकिन वो अब उस तरह से उनको पसंद नहीं किया जा रहा है या मार्केट नहीं हो रहे। कि बाज़ जो बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो उन्हीं लोगों से अपनी पसंद के मोटिव्स बनवाते हैं। अगर जो बलोची टांका किसी को पसंद है तो वो कहेगा कि भाई ये जो तुम कर रहे हो मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने ये पैटर्न बना के दिया है, इस पैटर्न के ऊपर मुझे बलोची टांका लगा दो, सिंधी टांका लगा दो या फलां। वो अपनी मर्जी का काम करवा रहे हैं लोग। कभी भी अगर फ़र्ज़ करें जो ऑर्गेनिक डाइज वाले लोग हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो छोटे छोटे इलाकों में जाके अपने मतलब कि ऑर्गेनिक डाइज करवा रहे हैं, और सैकड़ों मीटर्स उनका कपड़ा होता है, वो होता है। लेकिन मसला ये है कि अब इसमें दो बातें हुई हैं। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी आती है ना, और आप अच्छी एम्ब्रॉयडरी कर लेती हैं, तो आपने अपने 4 लोगों को नहीं सिखाया। बिल्कुल। अगर लेकर वर्क आप अच्छा कर लेती हैं या मैं अच्छा कर लेता हूं, तो मैंने कहा कि मैं इसको क्यों आगे पहुंचाऊं, मेरा बेटा बेटी कोई करता तो करे, नहीं तो मैंने तो किसी को सिखाना कोई नहीं, क्योंकि फिर मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। हम ये समझते नहीं हैं कि इल्म बांटने से बढ़ता है, रोकने से ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिगेसी, आपका स्किल बढ़े, लोग ज़्यादा उसको हासिल भी करें और उसको लेने के भी ख्वाहिशमंद हो, तो आपको उसको बांटना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा। और इसी हवाले से हम इन्हीं अपॉर्चुनिटी से बात करने के हवाले से, इसी इल्म को आगे दूसरों तक पहुँचाने के हवाले से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं मुनीर साहब के साथ, और हमारी गुफ्तगू जारी है इसी हवाले से कि हम क्या ये बात कर सकते हैं कि आप डिग्रीज तो ज़रूर करें, एजुकेशन तो ज़रूर लें, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी स्किल बिल्डिंग भी करें। कोई एक ऐसा हुनर रख लें जो आपको बुरे वक्त में, जब कोई नौकरी आपको नहीं मिल रही, कोई आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो वो स्किल आपकी ढाल बन जाए उस मुश्किल वक्त। नौकरी करने के लिए भी स्किल चाहिए। देखें, मैं वेबिनार्स करता हूँ मुख्तलिफ तरह के, मेरे पास मीडिया कम्युनिकेशन के बच्चे बच्चियाँ फ़ोन, मैं कहता हूँ अच्छा यार ऐसा करो, ये यूट्यूब पे जाओ, वहाँ से एक वेबिनार डाउनलोड करो या उसको सुनो,
और उसकी रिपोर्ट लिख के ले आओ, ठीक है, आई विल इवेल्युएट क्या तुम्हारी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, तुम सुन के कितना अच्छा लिख सकते हो। आज तक कोई बंदा वापस नहीं आया। मतलब यार नौकरी दे दो, मेहनत काम नहीं कराना। अब मैं कहता हूँ अच्छा यार सैंपल वर्क तो आप काम तो करके ले आओ ना। अब यही एक बड़ा मसला है कि दुनिया भर में पहले कहते हैं अच्छा डिग्री कर ली, फाइन, चल ये करके ला, और जब वो नौजवान करके लाता है फिर वो उसको इवैल्यूएट करते हैं। इसी तरह का काम उन्होंने 10 लोगों को कहा हुआ होता है। पूरी दुनिया मेहनत के ऊपर यकीन रखती है, हम मेहनत के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। और हमारा एक कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा हो गया है। हम ये समझते हैं कि यार मामा चाचा दादा अब्बा फलां कोई ना कोई मुझे कहीं लगवा देगा और मैं आराम से टाई शाई लगा के जाऊंगा अपना बोदा वा के और मैं नौकरी करके मैं आ जाऊंगा। मतलब कि हम फैंटेसी वर्ल्ड में हम रियलिटी को देखना या सुनना पसंद नहीं करते। अब जिस तरह मुझे कोई 2 दफ़ा चीन जाने का इत्तेफाक हुआ किसी स्कॉलरशिप के ऊपर, मैंने वहाँ पे देखा कि लोग कितनी मुशक्क़त करते हैं। 98 में मुझे पहली दफ़ा गया, मैंने देखा कि लोग ज़मीनों के ऊपर, बंजर ज़मीनों के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, लेकिन कोई उनसे जो वो गवर्नमेंट आपको मुराद देती है या कोई प्रोजेक्ट कोई इनिशिएटिव, हम लोग मेहनत करने को तैयार नहीं हैं। 12 साल में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने अगर करोड़ों लोगों को खतरे गुर्बत से निकाल के ऊपर ले गया है तो लोगों ने मेहनत की है तो वो गए हैं ना। बिल्कुल। हम अपनी गुर्बत खुद मिटाने के चक्कर में नहीं, हम ये कहते हैं कि सबाहत की जेब में, इसके पर्स में कितने पैसे हैं, मैं इसके पैसे निकालूं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम मेहनत करें और अल्लाह मियाँ से दुआ करें और अल्लाह मियाँ की जेब से पैसे निकालें। बिल्कुल। ये हमें कॉन्सेप्ट मानना पड़ेगा कि अल्लाह मियाँ की जेब से पैसे निकालने के लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको मेहनत करने वाला होना पड़ेगा, आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। आप जितनी एफर्ट्स करेंगे उतना अल्लाह मियाँ कहेगा अच्छा ले 200 और निकाल ले। आपने कहेंगे यार मैंने तो 100 रुपये की मेहनत की है, तो ये अल्लाह मियाँ फिर दोबारा क्यों करे, ले 200 और निकाल ले। वो आपने ईमानदारी से मेहनत की है और आपने जांफशानी से मेहनत की है तो उसका सिला तो आपको मिलेगा। मतलब हमें रिस्क हलाल कमाना सीखना पड़ेगा। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ, बहुत सारी जगहों पे जब भी कभी इस हवाले से गुफ्तगू होती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बंदा है रेडी वाला जो खड़ा हुआ है, पूरा दिन वो मेहनत करता है, अपना खून पसीना एक करता है, लेकिन 1 रुपये किसी से रख के वो अपने उस पूरे दिन की मेहनत को ज़ाया कर देता है, क्योंकि वो उस पूरी हलाल की कमाई में एक हराम का रुपया डाल के उस पूरी हलाल की कमाई को ज़ाया कर देता है। अच्छा, हमारे यहाँ मेहनत मुशक्क़त के अलावा ये हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये भी बहुत हद तक मफकूद हो गया है। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो रेडी लगाते थे आज से 30 साल पहले और आज वो प्लाज़ों के मालिक हैं। आप मुझे कहें तो मैं आपको नाम लेके बता दूंगा कि फ़लाँ चौक में जाएं, वहाँ पे एक रेडी वाला था, पता करो वो रेडी वाला किधर है। हमारे पिंडी के अंदर एक बंदा छोटी सी दुकान से उन्होंने चावल बनाना शुरू किए थे। इस वक्त पूरी दुनिया उसका चावल खाने के लिए आती है। इसी तरह आप कराची चले जाएं, लाहौर चले जाएं, लाहौर में एक बंदा चिकड़ छोले बनाता है, ठीक है। वो पता नहीं कौन सा बंदा कहाँ से वो चिकड़ छोले खाने के लिए आता है। गुजरांवाला में कुछ लोग ऐसे हैं। और इसी तरह एम्ब्रॉयड्रीज़ का है कि अभी आपने एम्ब्रॉयड्री की बात की थी, इसी तरह हैंडीक्राफ्ट्स, लैकर वर्क। एक सुमरो साहब थे, वो क्या क्लास का लैकर वर्क बनाते थे। जो हमारे यहाँ उस 90s के डिप्लोमेट्स थे वो पूछते थे यार ये फ़लाँ जो बंदा है ये कहाँ से मिलेगा, इसका मैं कौन सी चीज़ मैं कैसे ले सकता हूँ, कितने में ले सकता हूँ, नाम तो है ना। मैंने ज़िंदगी में एक फार्मूला ड्राइव किया, सुनने आप सारे सुने, और बड़ा वो ज़बरदस्त फार्मूला है। काम, इतना काम करो कि आपका नाम बन जाए, और जब आपका नाम बन जाता है तो फिर आप अपने मर्ज़ी के दाम ले सकते हैं। अगर ये देखें कि बाज़ मॉडल गर्ल्स होती हैं, एंकर्स होती हैं, वो कहीं से बेचारी स्टार्ट होती हैं। कोई बंदा होता है वो कहीं से स्टार्ट होता है और वो एक वक्त में आता है कि जब वो बहुत सारे पैसे अपने नाम के ऊपर कमाना शुरू कर देता है। आप बिल गेट्स की मिसाल
लोग बड़ी वो देते हैं। ये आपका जो और इस तरह से कितने लोग हैं यार, आप गिनना शुरू करें। अभी रिसेंटली आप के ऑनलाइन शॉपिंग का एक बड़ा ब्रांड है, वो इतना पॉपुलर हो गया, सारे लोग वहाँ से ख़रीद रहे हैं। सर, आपकी एडवाइस और ये पैगाम बड़ा पसंद आया मुझे कि भाई आप मेहनत कीजिए और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के दाम लीजिए। और यही जो है वो ज़िंदगी का असूल भी है। कायद आज़म ने भी यही कहा था कि काम काम काम, कि भाई आप काम कीजिए और उसके बाद आप ये मत सोचिए कि इसका सिला जो है वो आपने उस शख्स से लेना है जिसके लिए आपने काम किया है, बल्कि फिर आप अल्लाह ताला की तरफ देखिए कि ये जो रिज़्क़ हलाल आपने कमाया है, आप इसका सिला उस पाकज़ात से लेंगे जिसके लिए ईमानदारी से, जिसकी नेचुरल लॉस पे आपने अमल करके मेहनत की है। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ आज हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।